Hi, welcome to Biology with Poonam. So here you can see we will discuss about राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। राइबोसोम्स के बारे में बताऊं तो ये दोनों में होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के अंदर होता है। ठीक है, ये एक ऐसा ऑर्गेनल होता है जो दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस, मतलब इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक का, वो नेकेड होता है, वो सेल के अंदर ऐसे ही सर्कुलर पड़ा हुआ होता है। और यूकैरियोटिक इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं, हर ऑर्गन्स एक तरीके के कंपार्टमेंट में होता है, तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है। ऑर्गेनाइज्ड वे में इसमें सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं सेल के अंदर होते हैं यूकैरियोट्स में। ठीक है, लेकिन जो राइबोसोम्स है वो दोनों में ही पाया जाता है। राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम एक तरीके का राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन होता है, जो कि किससे बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से। इसका डायमीटर आप देख सकते हो, जैसे 20 से 30 नैनोमीटर का होता है। राइबोसोम दो यूनिट से मिलकर बनता है, जिसमें दो यूनिट होती है, एक लार्जर होती है और एक स्मॉलर होती है। तो यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम्स होता है वो 80s होता है, जिसमें जो उसका लार्जर यूनिट जो होता है वो 60s होता है और जो स्मॉलर यूनिट होता है 40s होता है। वैसे ही प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम की यूनिट होती है वो 70s की होती है, जो डिवाइड होकर लार्जर के लिए 50s हो जाती है और स्मॉलर के लिए 30s हो जाती है। अब यहाँ पे जो S है वो हमारा है स्वेडबर्ग कॉफिशिएंट, इनडायरेक्टली मेजर्स ऑफ साइज एंड डेंसिटी। मतलब कि स्वेडबर्ग जो कॉफिशिएंट होता है वो कुछ नहीं होता, वो देखा जाता है कौन सा पार्टिकल कितना हैवियर है। इसमें लिखा हुआ है हैवियर पार्टिकल विल हैव मोर एस वैल्यू। इट मीन्स जैसे यूकैरियोटिक में आप देख रहे हो 80s है, जो डिवाइड होकर 60 और 40s हुआ है, जिसमें लार्जर का जो है एस की वैल्यू वो ज़्यादा है। तो जितना हैवियर पार्टिकल होगा उसकी एस वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि लार्जर प्रोकैरियोटिक में 50 है और स्मॉलर में 30 है। और अब फंक्शंस पे आ जाते हैं, राइबोसोम्स के फंक्शंस पे। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो प्रोटीन फॉर्म होता है वो राइबोसोम्स की हेल्प से होता है। और सर्व्स एज द साइट ऑफ एमआरएनए ट्रांसलेशन, जो एमआरएनए की ट्रांसलेशन होती है उसमें भी वो राइबोसोम हेल्प करता है। मैं एक्सप्लेन करूँगी किस तरीके से ऐसा होता है। ओके, और राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही होते हैं। प्रोकैरियोट्स में तो होते ही हैं, यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी होते हैं। लेकिन आज जैसे कि आप नोटिस कर पा रहे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम्स अपने अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं, जो कि जिसका है 70s और क्लोरोप्लास्ट का 70s, दोनों का ही 70s है। और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी बोला जाता है, क्योंकि इनके पास इनका खुद का राइबोसोम्स होता है और ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इसलिए हम इन्हें ऑटोनोमस कहते हैं, मतलब ये अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो इन दोनों के पास अपना खुद का प्रोटीन होता है, तो ये ऑटोनोमस होते हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट हो गए। ओके, प्रोकैरियोटिक में बताया ही था मैंने कि जो राइबोसोम होता है वो 70s होता है। यूकैरियोट्स के सेल में जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होता है वो 80s होता है। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कोफिशिएंट समझा दिया। अब बात करते हैं हम, ये जो राइबोसोम है वो डीएनए से प्रोटीन कैसे बनाता है। वो जैसे पीछे समझाया था कि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, वो किस तरीके से करता है। जैसे कि आप, ये मैंने एक सेल बनाया हुआ है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये लाइन है सेल मेम्ब्रेन है, और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो है पहला है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, उसके साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आप ये जो डॉट्स देख रहे होंगे, इसको मिला के बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते वो उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आता है हमारा गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी में ये जो होता है वो सिस्टर्ने होते हैं। गोल्गी बॉडी के 2 फेस होते हैं, एक होता है सिस फेस, मतलब इसका इधर वाला पार्ट, और एक होता है ट्रांस फेस, एक ये वाला पार्ट। सिस वाला जो फेस है वो टुवर्ड्स न्यूक्लियस होता है। देखिए ये यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास सिस फेस होता है, और ट्रांस फेस टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा। ठीक है, और अब कैसे हेल्प करता है, जैसे कि आपको पता होगा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। डीएनए से न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए से एमआरएनए बनता है इनसाइड द न्यूक्लियस। और वो एमआरएनए जब एमआरएनए बन जाता है तो वो न्यूक्लियस से निकल जाता है बाहर, एमआरएनए मूव्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस। उसके बाद ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन पे जो राइबोसोम है वो कैसे हेल्प करते हैं, इनको एमआरएनए को प्रोटीन बना देते हैं। ये आप जो बायोटेक्नोलॉजी है पहला चैप्टर है, उसमें आप इसका पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम ट्रांसलेशन होता है। यहाँ पे एमआरएनए निकला, और यहाँ पे जो एमआरएनए निकलने के बाद यहाँ पे जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स की हेल्प से राइबोसोम ने एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया, प्रोटीन। ओके, अब ये यहाँ से निकला प्रोटीन, और ये जो स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो लिपिड सिंथेसिस करते हैं, मतलब लिपिड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से प्रोटीन निकला और यहाँ से लिपिड निकला। ठीक है, वैसे ही ये जो होता है ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में, एक तरीके वेसिकल्स में निकलता है ये। ओके, उसके बाद आता है गोल्गी बॉडी जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही रहती है। तो ये जो वेसिकल्स आते हैं इनका ये एक फॉर्म बना लेती है, जिसमें ये जो प्रोटीन और लिपिड है वो दोनों चले जाते हैं। गोल्गी बॉडी किसमें हेल्प करती है, पैकेजिंग में हेल्प करती है, इन वेसिकल्स की पैकेजिंग में। ठीक है, और क्या करती है, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देती है, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट कर देती है विद द हेल्प ऑफ शुगर। ओके, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड। अब ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनने के बाद ये जो वेसिकल्स है वो ट्रांसफेज से बाहर आ जाते हैं, ट्रांसफेज ऑफ गोल्गी बॉडी टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये निकल जाते हैं। अब जो लिपिड और जो प्रोटीन है, लिपिड तो क्या करता है, मूव्स टू सेल मेम्ब्रेन, मतलब वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर चला जाता है और आगे अपना प्रोसेस करता है। और कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं ना, जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिलीज आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये भी सेल मेम्ब्रेन के से बाहर चले जाते हैं। लेकिन जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीक्रेटरी वेसिकल, जो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहता है। ओके, तो ऐसे ही लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन भी होता है। ओके, तो ये था कि किस तरीके से यहाँ से न्यूक्लियस का डीएनए से जाकर हमारा प्रोटीन बना, किस किस ऑर्गेनल ने कैसे हेल्प किया। तो ये था हमारा।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो बहुत सारी मिस्टेक्स की होगी मैंने, बट कोई बात नहीं। अगर आपको कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जिसमें आपको लगा हो कि मैंने कुछ नया बताया है, तो उसके लिए एक लाइक और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।